This conference will now be recorded. ये क्वेश्चन स्प्रिंग 2019 में 14 मार्क्स का पेपर में आया, ठीक है। और हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमने पहले पढ़ लिया था, तो इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करें। बल्कि आप ऐसा करो कि अपनी असाइनमेंट सामने रखो, असाइनमेंट ओपन करके अपने सामने रखें। जी, लिखा हुआ है, जूनियर अकाउंटेंट ऑफ ड्रम लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। ड्रम लिमिटेड ने ये पहले आपको यानी जूनियर अकाउंटेंट ने उसकी स्टेटमेंट आपको बना कर दी है। आपने इसको दोबारा रिवाइज करके सही बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। जी जनाब, सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहला काम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। हम उसे वर्किंग नंबर 1 कह देते हैं। और क्वेश्चन के अंदर अमाउंट्स इन 1000 में है। जी जनाब, अभी हम क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसकी जो जो चीज़ें आपको उसमें समझ लगी उसको हम देखते हैं। लिखा हुआ इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स 1360। ये तो हमें आपको पता है, इस पूरे सवाल के अंदर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस तो नहीं गिवन, लेकिन उसने उनका डिफरेंस बता दिया। नीचे अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें तो उसने ये बात लिखी हुई है कि उसने ये जो अमाउंट्स ली हैं ये ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस है। तो जब उसने कहा है कि रिटेन अर्निंग पहले से ज्यादा हो गई हैं तो इसका मतलब है क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है। और अगर पहले से कोई भी बैलेंसेस हैं डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है क्लोजिंग बैलेंस पहले से कम है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। वर्किंग नंबर 1, रिटेन अर्निंग का लेजर बनाते हैं। रिटेन अर्निंग के अंदर वैसे तो हम नॉर्मली ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन लिखते हैं, ऐसा ही है। लेकिन जब वो सिर्फ डिफरेंस दे तो एक बात याद रखें, अगर बैलेंसेस पहले से बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है क्लोजिंग बैलेंस पहले से ज्यादा है, और कम हो रहा है तो क्लोजिंग बैलेंस पहले से कम है। तो आपने सिंपल ये रखना है कि अगर बैलेंसेस बढ़ रहे हों तो कैरी डाउन उसी साइड पर आएगा जिस साइड पर ऑलरेडी आता है, और अगर बैलेंसेस पहले से कम हो रहे हो तो कैरी डाउन अपने साइड पर आएगा। कौन कुछ बोलना चाह रहा है? कोई सवाल करना चाह रहा था? चलिए, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि 1360 से बैलेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब है कैरी डाउन ज्यादा है, उसी साइड पर 1360 आएगा। और अगर बैलेंसेस कम हो रहे हैं तो कैरी डाउन अपोजिट साइड पे आएगा। ओके की बात।
उसके बाद हमें पता है यहाँ पर डिविडेंड का भी जिक्र है इस सवाल के अंदर, तो ये बात सर जी कंफर्म आपकी होगी। स्क्रीन ही शेयर हो रही। स्क्रीन शोर नहीं, आपको नहीं हो रही है, बाकी लोगों को भी नहीं हो रही? हो रही है सर सर। अब ओके। चलें जनाब, डिविडेंड के लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि डिविडेंड का भी बैलेंस गिवन है। तो हम वर्किंग नंबर 2 करते हैं। डिविडेंड पेएबल का लेजर बना लेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें, डिविडेंड पेएबल का भी इंक्रीज है, और अगर इंक्रीज है तो कैरी डाउन वाली साइड पर ही आएगा, क्योंकि इसका मतलब है ब्रॉड डाउन और डिफरेंस में कैरी डाउन ज्यादा है। और अगर आपको याद होगा कि अगर हम पे करते हैं तो कैश हमारा क्रेडिट हो रहा होगा, और ये रिटेन अर्निंग के नाम से फॉर द ईयर होता है। तो अब देखें, एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाएं। फोर्थ एडजस्टमेंट में बताया हुआ है डिविडेंड अमाउंटिंग ₹700 पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका मतलब है जितना डिविडेंड हमने पे किया वो कैश के नाम से आ गया। क्लोज करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास 900 आ जाएगी। तो ये 900 हम यहां पर पुट करेंगे। रिटेन अर्निंग का लेजर हम अपना पूरा करेंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बता दीजिए कितना आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? जी जनाब, 900 प्लस 1360 2260। ये हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है। और आपको पता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर टैक्स की अमाउंट ऐड कर देंगे अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन हो। अगर क्वेश्चन के अंदर टैक्स की अमाउंट ना गिवन हो तो फिर यही अमाउंट हम ले लेते हैं। अब देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 5th में लिखा हुआ है इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 378 एंड 650 रिस्पेक्टिवली। टैक्स एक्सपेंस कितना है? 650। लो जनाब, हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2910। डन होगी बात? लो जनाब, यहां पर आप 2910 लिखें। उसके बाद एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, इसकी वर्किंग करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंफॉर्मेशन के अंदर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फर्स्ट एडजस्टमेंट में गिवन है 480 प्लस 810। 480 प्लस 810, 480 प्लस 810 1290 ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखें सेकंड एडजस्टमेंट के अंदर तो कहते हैं कि 310 वाला एसिड आपने सेल कर दिया 440 का, गेन हुआ या लॉस? 440 और 310 का डिफरेंस 130 आता है। 130 तो गेन। गेन ऑन डिस्पोजल
130 माइनस कर देंगे क्योंकि इनकम है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस भी गिवन है 378। इंटरेस्ट एक्सपेंस 378। इसके अलावा आप बताएं कोई ऐसी चीज जो एडजस्टमेंट में एडजस्ट होने वाली हो। नो सर। चलें जी, तो आप लिखें फिर प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ट्रिपल 48। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कितना आ गया? 448। 448। इसमें सबसे ज्यादा आसान वर्किंग कैपिटल चेंजेस है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ ही गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर इंक्रीज डिक्रीज उसने खुद बता दिया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर आप गौर फरमाएं तो इंक्रीज इन नेट ट्रेड रिसीवेबल बताया हुआ, और हम लेते ही नेट ट्रेड रिसीवेबल है, तो हम लिखेंगे इंक्रीज नेट ट्रेड रिसीवेबल। और अगर ग्रॉस लेंगे तो फिर हमें प्रोविजन ऊपर एडजस्ट करनी पड़ेगी, तो 100 का नेट इंक्रीज हुआ तो आउटफ्लो। फिर उसके बाद डिक्रीज इन इन्वेंट्री 400 है। डिक्रीज इन्वेंट्री 400 इनफ्लो। उसके बाद इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेएबल। जब अदर पेएबल का जिक्र आता है ना, तो ये बात मोस्टली ऐसा होता है कि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई ऐसी बात बताता है जिसको हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो एडजस्टमेंट नंबर 6 पे आए, कहता है ट्रेड एंड अदर पेएबल के अंदर 950 फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शामिल है। मतलब हमने कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, 950,000 उसका पे करने वाला रहता है। और हमें पता है कोई भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का रिसीवेबल हो या पेएबल हो, वो हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर कंसीडर नहीं करते। तो ऊपर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेएबल, और 600 के अंदर 950 दूसरा शामिल है। इसका मतलब है ये इंक्रीज नहीं हुआ, एक्चुअल में डिक्रीज हुआ है, क्योंकि 600 से 950 तो ज्यादा है। अगर मैं डिक्रीज इन अकाउंट पेएबल एंड अदर पेएबल 600 इंक्रीज लिखा हुआ है, और अगर मैं उसमें से 950 माइनस करूं, वो तो नेगेटिव में आ जाएगा 350 से। तो अगर नेगेटिव आएगा तो फिर इसका मतलब है ये इंक्रीज तो ना हुआ, डिक्रीज हुआ। तो जब मैं 950 माइनस किया तो 350 से ये डिक्रीज आ गया। ओके की बात। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर और कोई चीज नहीं है। तो प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, कैलकुलेशन कर रहा है तो बता 4398। दे। 4398। 4398। ओके की बात। चलें जी आगे चलते हैं फिर।
उसके बाद आ जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये सवाल बहुत ही आसान है, यानी इसमें सारी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड से गिवन है। सर इंटरेस्ट जी पेड और टैक्स पेड भी है। ट्रस्ट रहेगा सर। इंटरेस्ट वो तो अब आएगा ना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के तो बाद आएगा। इंटरेस्ट पेड ये आएगा जी, वर्किंग नंबर 3 कर लेते हैं। टैक्स पेड वर्किंग नंबर 4 कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 3 इंटरेस्ट पेड। जी जनाब, क्वेश्चन के अंदर आए। इंटरेस्ट पेएबल की अमाउंट देखें तो इंटरेस्ट एक्रूड 50 से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो मतलब कैरिड ऑन इसका इस साइड पर आना चाहिए। और 378 क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो फिर पे कितना किया वो कैश के नाम से आएगा। कितना पे किया है? 328। और साथ टैक्स पेएबल का भी लेजर बना लें। टैक्स पेएबल की अमाउंट के अंदर डिक्रीज आ रहा है, डिक्रीज इन टैक्स पेएबल। डिक्रीज आएगा तो इसका हम कैरिड ऑन या डिक्रीज के नाम से लिख दें, कैरिड ऑन की बजाय 60 से। डिक्रीज लिख दें या कैरिड ऑन लिख दें, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन आएगा अपोजिट साइड पे कैरिड ऑन, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। टैक्स एक्सपेंस जो फॉर द ईयर है वो है आई थिंक 650 था। क्लोज करेंगे, जो कैश आएगा वो 710। लो जनाब, 328 710, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जी कितना आ रहा है? 3360। लो जनाब, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी पूरी होगी। आगे चलते हैं जनाब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले इस सवाल के अंदर नॉन करंट एसेट दो टाइप के गिवन, एक लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरा इक्विपमेंट। दोनों को बेहतर है क्योंकि इसमें बैलेंस अलग अलग दिए हैं, तो हम भी अलग अलग बना लेते हैं। जी जनाब, तो इसका लेजर बना लेते हैं। पहले बना लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग का। वर्किंग नंबर 5 लैंड एंड बिल्डिंग। जी जनाब, लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर वो कहता है इंक्रीज आ रहा है 2600, और उसने कहा है कि जो अदर पेएबल में शामिल है वो है 950। और अगर हम लेजर में देखें, लेजर में हम इक्विपमेंट बेच रहे हैं, लैंड का जिक्र नहीं है। ओके होगी बात? तो हम यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग की जगह कोई किसी डिस्पोजल का जिक्र नहीं है, ठीक है।
तो बाकी जो डिफरेंस आएगा वो किस नाम से आ जाएगा? कैश के नाम। डेप्रिसिएशन रहेगी। हाँ, डेप्रिसिएशन आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि हम इसको लेजर को बना रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग भी शामिल है, सिर्फ लैंड नहीं है। और नीचे डेप्रिसिएशन गिवन भी है कि बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन 480 है, तो डेप्रिसिएशन आएगी 480। चले जनाब, अब क्लोज करके कैश की बैलेंस बता दें कितना है। 2130। 2130। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितनी अमाउंट है? 2130 आउटफ्लो। फिर उसके बाद इक्विपमेंट का जिक्र है, तो इक्विपमेंट का भी लेजर बना लेते हैं। वर्किंग नंबर 4 हमारे पास इक्विपमेंट के अंदर भी इंक्रीज आ रहा है 1550 का। अगर इंक्रीज है तो कैरी डाउन वाली साइड पे लिखेंगे। डिस्पोजल भी है, डिस्पोजल की बुक वैल्यू कितनी थी? 310। 810 है सर। 310 है, 810 है बुक वैल्यू? सर 810 है, 310 पे तो सेम किया। नहीं, मेरे भाई वो कहता है कि कॉस्ट है सर 560। 310 नहीं है, 310 है सर। और इसकी डेप्रिसिएशन 810 है। क्लोज करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो किस नाम से आएगा? कैश के नाम से। 2670। 2670। 70। चलें जनाब, परचेज ऑफ इक्विपमेंट 2670। कैश फ्रॉम डिस्पोजल 440। 440 440,000। इसके अलावा तो मेरे ख्याल में कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की चीज नहीं है। यस सर। तो क्लोज हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 4360। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना है? 4360 आउटफ्लो। 4360 आउटफ्लो, और ये आ गया हमारे पास बी। उसके बाद आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और आई थिंक सबसे इजी इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि उसकी कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। देख लेते हैं फिर भी एक नज़र। पहली डेप्रिसिएशन थी, दूसरी एसेट की थी, प्रोविजन था, डिविडेंड, इंटरेस्ट और पेएबल। कोई खास अदर इंफॉर्मेशन नहीं है सिवाय डिविडेंड के। तो जस्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज ले लेते हैं। तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम 2350। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम 2350। उसके बाद लोन पेमेंट है 1000। और उसके बाद डिविडेंड पेड क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था, जो हमने फाइंड किया था वो था डिविडेंड फॉर द ईयर। पेड क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है।
लो जनाब, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 650. नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जी जनाब, 650 दैट इज सी। तो मेरे भाई क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। नेट इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है? डिक्रीज आ रहा था 350 के साथ। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट A प्लस बी प्लस सी 350 का आप कह रहे हो कि आउटफ्लो आ रहा है। इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट, जो कि क्वेश्चन के अंदर कैश एंड कैश इक्वलेंट 450 और क्लोजिंग आ गया हमारे पास 100 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट। लो जनाब, क्वेश्चन 14 मार्क्स का था, बहुत मजे का सवाल था। सिर्फ इस सवाल के अंदर अगर कोई टेंशन वाली बात थी तो वो स्टार्ट में एक दो वैल्यूज फाइंड करना मुश्किल थी, और नीचे भी मेरे ख्याल में कोई इतनी ज्यादा चीजें मुश्किल नहीं थी। ठीक होगी बात जनाब? चलें जी, हम आगे चलते हैं। फिर अब अगला सवाल, अगले सवाल पे आए हैं कि अगला क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने कहा था, क्वेश्चन नंबर, देखिए अब आपने चीजें समझ के करनी है कि क्वेश्चन अगर इसके अलावा भी आ जाए तो आपसे हो जाए, ठीक है? और बहुत ही कोई टेक्निकल सवाल भी आ जाए ना तो फिर भी घबराना नहीं है, सवाल को एक दफा कर देना है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 8 भी आई थिंक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था, हाँ हो जी, चुका सर, हो गया सर। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि करवा दिया जाए, तो ये सवाल भी अच्छा है। तो एक क्वेश्चन हम 9 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? और काइंडली आपने करना यह है कि क्वेश्चन नंबर 10 कल से पहले पहले, ताकि आपके प्रॉब्लम्स मैं समझ सकूं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, बल्कि ये सारे अगले दो 12 और 13 बहुत आसान है, वो आप लोग इजीली मैनेज कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपने लाजमी करना है। कल हम ये डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा हमारा। तो आ जाए, अगर आप गौर फरमाओ तो स्प्रिंग 15 के अंदर ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का आया है। बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं था, लेकिन मार्क्स बहुत ज्यादा है। तो इसको फिर हम बड़े ध्यान से सीखेंगे। इसमें रेक्टिफिकेशन का अमल दखल है कि जब एरर्स आते हैं तो क्वेश्चन वैसे टेक्निकल और अच्छा बन जाता है, उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। ठीक है जनाब, तो आ जाएं फिर क्वेश्चन नंबर 9 में। जी मेरे भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं। Following is the draft balance sheet of XYZ Limited as at 31st December 2014, which were prepared by its accountant. तो लीज होल्ड लैंड की कॉस्ट, और आपको पता है लैंड अगर लीज होल्ड हो तो डेप्रिशिएबल होती है, 250, और उसकी एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 200 है।
बिल्डिंग 1000 की, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 500 है। मशीन की कॉस्ट 1750 है, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1150 है। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट 70, स्टॉक 910, अकाउंट रिसीवेबल नेट ऑफ प्रोविजन, हम भी नेट ऑफ प्रोविजन लेते हैं। फिर कैश एंड बैंक कैपिटल अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब रिटेनर में, लॉन्ग टर्म बैंक लोन, ट्रेड पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल, एक्रूड इंटरेस्ट, ये उसने हमें बैलेंसेस दिए हैं 31 दिसंबर 2014 के। उसके बाद कहते हैं कि जनाब प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इनकम टैक्स एक्सपेंसेस फॉर द ईयर amounted to rupees 275 million and 13 million respectively। कहते हैं 275 million आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और 13 million टैक्स है। वो कहता है बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2013, ये उसने बैलेंस दे दिए 2013 के, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस। स्टॉक 703 है, हम देख लेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक है 910। ऊपर अगर आप देखें क्लोजिंग स्टॉक, वो क्लोजिंग बैलेंसेस है और ये ओपनिंग बैलेंसेस है। अकाउंट रिसीवेबल नेट ऑफ प्रोविजन बता दिया, कैश एंड बैंक, ट्रेड पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। कहते हैं सब कुछ ठीक था। द कंपनी फॉलो अ पॉलिसी मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% of the account receivable. The bank loan was obtained on 1st January 2014 and carry interest at 9% per annum। हमने जनवरी 1 2014 में लोन लिया और हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट का जिक्र हो रहा है। तो अगर साल के शुरू में हम लेंगे तो इसका मतलब है ओपनिंग इंटरेस्ट पेएबल तो होगा ही नहीं, लेकिन क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट बताया हुआ है, तो ये काम आसान हो जाएगा कि हमें पेड या फॉर द ईयर फाइंड करने में आसानी होगी। कहते हैं XY uses the Sterling method for depreciation। लीज होल्ड लैंड के लिए 2% है, बिल्डिंग के लिए 5% है और मशीनरी के लिए 10% है। कहता है for full month depreciation is provided in the month of acquisition, no depreciation in the month of disposal। कहता है जिस साल एसेट खरीदो पूरे साल की उस महीने पूरे की डेप्शन ले लो, और जिस मंथ में बेचो उस पूरे महीने की डेप्शन नहीं लेनी। कहता है डेप्रिसिएशन फॉर द 2014 हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड। कहता है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड का मतलब ये है कि फाइंड भी की हुई है, रिकॉर्ड भी हो चुकी है, प्रॉफिट के अंदर उसका फैक्ट भी आ चुका है। उसके बाद उसने कहा कि ऑन द रिव्यू ऑफ द CFO हैज बीन रिकवर्ड द फॉलोइंग। यहां से फसाद स्टार्ट हुआ है। पहले सवाल नॉर्मल था, सब कुछ इंफॉर्मेशन भी ठीक थी, कहता है CFO ने रिव्यू किया तो एक एरर मिला। A machine with list price 50 million was purchased on January 1, 2014। कहता है साल के शुरू में एक मशीन खरीदी थी 50 मिलियन की। An amounting of rupees 30 million had been paid in cash and rupees 20 million were adjusted against trade-in of a machine costing 40 million having book value 25 million। उसने कहा है कि हमने 50 मिलियन वाली एक मशीन खरीदी है, 30 मिलियन कैश पे कर दिया, 20 मिलियन के बदले पुरानी मशीन दे दी जिसकी कॉस्ट तो 40 मिलियन थी और बुक वैल्यू 25 मिलियन थी। मतलब 25 मिलियन वाली वो जो मशीन है वो हमने 20 मिलियन के अंदर दे दी, 5 मिलियन का हमें लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। Whether the transaction was recorded by the debiting the plant and machinery amounting to rupees 30 million, the net amount paid to the supplier। कहता है इस पूरी कार्रवाई के अंदर जो कि एक्सचेंज का केस बन रहा है, सीधा सीधा नया एसेट डेबिट पुराना एसेट क्रेडिट करने की बजाय उसने सिर्फ नया एसेट डेबिट कर दिया जितने पैसे पे किए थे, बाकी उसने कुछ भी नहीं किया। तो से सरासर गलती है
जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी गलत होगी, जिसकी वजह से हमें गेन जो लॉस ऑन डिस्पोजल है वो भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो इस डेप्रिसिएशन और लॉस की वजह से हमारा प्रॉफिट गलत हो गया। तो इससे प्रॉफिट अपना ठीक करेंगे। मैं तो कहता हूं पहले हम प्रॉफिट अपना ठीक कर ही लें, बाद में आगे चलते हैं। पहले हम पेपर में तो बाद में करेंगे, अगले पेज पे वर्क के। जनाब करेक्ट एंट्री अब अगर हम पास करें, और एक बात याद रखें कि आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को कभी नहीं भूलना, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक ऐसी चीज है जो आपकी जगह जगह काम आएगी। इसकी जो सही एंट्री बनती थी मेरे भाई, वो बनती थी कि जो न्यू मशीन है उसको डेबिट करना चाहिए था 50 मिलियन से, पुरानी मशीन की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना चाहिए था 15 मिलियन से, क्योंकि 40 मिलियन की वो थी, 25 मिलियन उसकी बुक वैल्यू रह गई है। और लॉस भी उसने 5 मिलियन का बताया हुआ है। जो ओल्ड मशीन है, ये IS 16 चल रहा है अभी, जो ओल्ड मशीन है वो 40 मिलियन की है, और जो हमने कैश दिया वो था 30 मिलियन। ये थी ओरिजिनल एंट्री जो उसने पास करनी थी। मतलब नया एसेट डेबिट करना था, पुराना एसेट की डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देनी थी, ओल्ड मशीन को क्रेडिट करना था, और जितना कैश दिया उसको भी क्रेडिट करना था। और उसने क्या एंट्री पास की जो कि रॉन्ग एंट्री है। उसने एंट्री सिंपल पास की, जो नई मशीन थी उसको डेबिट कर दिया 30 मिलियन से, एक गलती, और कैश को क्रेडिट कर दिया 30 मिलियन से। उसने सिर्फ ये काम किया है। अब गलती तो हो गई, गलती भी 2-3 इकट्ठी हो गई, क्योंकि उसने जो जो चीजें रिकॉर्ड नहीं की वो भी करेंगे हम। जी जनाब, तो आ जाएं फिर। अब जरा गौर फरमाइएगा, एसेट को 50 मिलियन से डेबिट करना था, एसेट को 50 मिलियन से डेबिट करना था, उसने डेबिट किया 30 मिलियन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको रेक्टिफाई करना चाहूं एंट्री के हिसाब से, उसने नई मशीन को 20 मिलियन से कम डेबिट किया था, तो हम कर देते हैं 20 मिलियन से डेबिट। ये काम ठीक हो गया हमारा। यानी उसने करना था 50 मिलियन से डेबिट, कार उसने कितना दिया 30 मिलियन से डेबिट। जितना कम डेबिट किया उतना हमने डेबिट कर दिया। कैश को क्रेडिट करना था, उसने भी कैश को क्रेडिट किया हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं। बाकी जो 3 एंट्रीज बन रही हैं ये उसने पास ही नहीं की, तो बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं वो हम एज इट इज पास कर देंगे। मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे 15 मिलियन से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 5 मिलियन से, ओल्ड मशीन को क्रेडिट कर देंगे जो उसने नहीं की हुई 40 मिलियन से। तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। ओके, ये एंट्री हमारी मदद करेगी कि हमने प्रॉफिट को ठीक कैसे करना है। अब देखें, 20 मिलियन से उसने मशीन को डेबिट नहीं किया हुआ था, इसका मतलब है उसने फिर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं की थी। तो हम इस 20 मिलियन
की डेप्रिसिएशन लेकर चार्ज कर देंगे, प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करती, तो हम भी इसका कुछ नहीं करते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो लॉस ऑन डिस्पोजल था उसने नहीं लिखा, ये भी हम लिख देंगे। ओल्ड मशीन को निकालना था बुक से, उसने नहीं निकाला, इसका मतलब है उसने बुक से नहीं निकाला होगा, तो फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी गलत आ चुकी होगी, जो कि एसेट हमारे पास था ही नहीं, हमने बेच दिया, लेकिन बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया, तो बुक्स के हिसाब से तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी आ गई होगी। तो इसकी डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे। तो जनाब जरा गौर फरमाएं, हमारा जो प्रॉफिट था जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 275 मिलियन। लिखूं प्रॉफिट अनकरेक्टेड प्रॉफिट या अनएडजस्टेड प्रॉफिट, वो है 275 मिलियन, जिसमें 20 मिलियन की डेप्रिसिएशन लेते हैं। डेप्रिसिएशन का रेट है, ये किसके ऊपर डेप्रिसिएट किसकी जिक्र हो रहा था, मशीन का, और मशीन का रेट है मेरे भाई 10। तो हम क्या करेंगे, इस 20 का 10% लेकर डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे और इस 40 का 10% लेकर डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन जो कम चार्ज की थी 2 मिलियन से वो चार्ज कर देंगे, और जो ओल्ड एसेट की डेप्रिसिएशन गलती से चार्ज नहीं हुई, उसको चार्ज हो गई, उसको रिवर्स कर देंगे। लॉस ऑन डिस्पोजल 5 मिलियन से ये भी नहीं लिखा, तो इससे भी हमारा प्रॉफिट पहले से कम हो जाए। ओके की बात, हमने रेक्टिफिकेशन का लिया है। आगे चलते हैं। अभी एक एडजस्टमेंट रहती है, कहते हैं ऑन वन ऑफ द कंपनीज कस्टमर बिकम बैंकरप्ट ड्यूरिंग द ईयर। कहता है कंपनी का कस्टमर था जो कि बैंक करप्ट हो गया। कहता है 5 मिलियन आउट ऑफ टोटल डेट 25 मिलियन रिकवर्ड फ्रॉम हिम। कहता है वो बैंक करप्ट से ना 5 मिलियन तो मिल गया है, बाकी 20 मिलियन हैज टू बी रिटर्न ऑफ। तो उसको राइट ऑफ करना है 20 मिलियन को। इसका मतलब है 20 मिलियन के बैड डेट्स हो गए, और बैड डेट्स भी हमारा एक्सपेंस होते हैं। क्योंकि बात, लेकिन उसने पहले भी तो कुछ लिखा होगा बैड डेट्स के नाम से। तो एक बार जरा गौर फरमाइएगा, मैं आपको एक लेजर बनाने जा रहा हूं प्रोविजन का, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का। अब वो लेजर गौर से सीखिएगा, जिससे आपको जब भी ये बैड डेट्स करोगे तो इसमें काफी हेल्प मिलेगी। यहां पर ही मैं वर्किंग करवा देता हूं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लेजर ये होता है, प्रोविजन कोई भी हो दुनिया के अंदर, उसका जो बैलेंस होता है वो लायबिलिटी नेचर का होता है। ठीक है, कैरी डाउन। अब मुझे कोई बंदा, हम पहले ना उस गलती को नहीं देखते, क्योंकि गलती से तो आप मुझे खुद बताएं, बैड डेट्स की वजह से हमारे डेटर कम होने चाहिए थे, नहीं हुए। इसका मतलब है जो उन्होंने प्रोविजन ली होगी वो भी गलत ली होगी, और प्रोविजन का डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं वो भी उसने गलत लिखा होगा। तो जनाब अगर इस साइड पर ध्यान से फिगर आए ना, तो वो होता है एक्सपेंस,
और अगर इससे पर बैलेंस से फिगर आए वो होती है इनकम। तो कोई मुझे ब्रॉड ऑन फाइंड करके बताए, मैं मान जाऊं उस शख्स को, बल्कि जितने भी लोग बैठे हैं ये आप बॉक्स के नीचे वाली लाइन पढ़ें जरा। द कंपनी फॉलो अ पॉलिसी ऑफ मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। जो अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस होंगे उसका 5% प्रोविजन है। तो मेरे भाई ये आपके पास अकाउंट रिसीवेबल है, आप मुझे प्रोविजन फाइंड करके देंगे। 440 ओपनिंग, और 380 क्लोजिंग कितनी क्लोजिंग, है? 380 380। क्लोजिंग। और कोई बताए? मैं आप लोगों के मैसेजेस भी देख रहा हूं और मैसेजेस भी कर सकते हैं और अपना माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। जी बताएं जरा, क्या अरीबा यहाँ क्लास में है? जी बेटा अरीबा बताओ फिर आप। और दूर अफशंक ने भी आंसर देना है, तकवा ने भी आंसर देना है, सादिया रिदा, बल्कि सब लोग आंसर दो। ओपनिंग प्रोविजन कितनी होगी और क्लोजिंग प्रोविजन कितनी होगी? तला हाशमी, नुमैर भाई, नादर ने 20 ब्रॉड ऑन बताया है, यानी बैलेंसेस बताए हुए हैं, 5% आपने बतानी है। जी फिदा हुसैन का भी 20 आ रहा है ओपनिंग प्रोविजन, सबाहत का 22 आ गया। और भी लोग बताएं, जब तक आप लोगों के आंसर नहीं आएंगे। ऊपर बैलेंसेस गिवन है, आपने 5% प्रोविजन बतानी है। ओपनिंग की 5% लें और क्लोजिंग की कितनी आ रही है? जी मेरे भाई हरी अप। जरमीन में 20.9 बताया, जोहा का भी 20.9 है, मोहम्मद अली का 21 है ब्रॉड ऑन। चलो ब्रॉड ऑन ही बता दो। फातिमा का 20.9। चलें जी, शायान का 22। देखते हैं, बस आप खामोशी अख्तियार करें। अब हम देखते हैं ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी सही तरीके से। वैसे तो अगर किसी ने गलत तरीके से भी सॉल्व करने की कोशिश की है तो आंसर हो सकता है नेट आंसर बराबर आए। ओपनिंग डेटर्स हमारे हैं 418 और ये डेटर्स हैं नेट ऑफ प्रोविजन। ये डेटर क्या है? नेट ऑफ प्रोविजन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेटर्स हैं ये 95% है, नॉट 100%। 418 नेट ऑफ प्रोविजन है और प्रोविजन 5% है। तो 418 डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय हमें चाहिए 5%। अब बताओ प्रोविजन कितनी आ रही है? 22 सर। 22। एक बात याद रख लीजिए, जब भी कोई नेट ऑफ परसेंटेज गिवन होती है उसको कभी भी 5/100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, उसको 5 जितनी परसेंटेज माइनस हुई है या प्लस हुई है उस पे करते हैं। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए और आप लोगों को याद रखनी भी चाहिए। तो ब्रॉड ऑन हमारा 22 आ गया। अब कैरिड ऑन भी चेक कर लेते हैं। 361 है कैरिड ऑन बैलेंस, नेट ऑफ प्रोविजन है वो भी, तो कितना आ गया? 19। लो जनाब, हम क्लोज करेंगे, इसका डिफरेंस इधर आ गया जो कि इनकम में लिखा हुआ है। ये 20 मिलियन बैड डेट से पहले की बात है, सीएफओ के रिव्यू से पहले की बात है। क्योंकि अगर
उसने रिव्यू कर लिया होता, 20 मिलियन रिकॉर्ड हो चुका होता, तो ये 361 ना होता, इसमें से 20 मिलियन माइनस हो चुका होता। तो बात समझ लगी ना? तो इसका मतलब है क्लोजिंग बैलेंस जो हमारे पास है, जरा गौर फरमाइएगा, मैं 361 में 19 ऐड कर दूं, ग्रॉस डेटर अगर लूं, तो ये मेरे पास 380 आ जाएगा। तो मेरे भाई 380 में से 20 तो माइनस करना था जो बैड डेट्स का था। 20 हम बैड डेट्स हुए ना, तो बैड डेट्स तो डेटर को कम कर देते हैं। तो असल में जो 5% लेना था, तो 360 का उसको लेना चाहिए था। उसने 5% लिया, 380 का जो 20 मिलियन के बैड डेट्स हैं उसने रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो जिसकी वजह से प्रोविजन भी गलत हो गई, प्रॉफिट भी गलत हो गया। तो अब हम अगर सही प्रोविजन का लेजर बनाते हैं, अब हम अगर सही प्रोविजन का लेजर बनाते हैं, तो जरा, क्योंकि ब्रॉडर में तो कोई गलती नहीं है, ब्रॉडर तो वो 22 ही आएगा। कैरिड ऑन मेरा 360 का 5% आएगा, कितना आ रहा है? 18। 18। और यस अब अगर आप देखिए तो अगर इस साइड पर डिफरेंस आएगा तो इनकम, इस साइड पर डिफरेंस आएगा तो लॉस, एक्सपेंस, सॉरी जी, एक्सपेंस कितना आ रहा है? सर कैरिड ऑन 18 कैसे आया है? मेरा नेट चला गया था। कैरिड ऑन आ रहा है, आपने 20 मिलियन का जो बैड डेट्स हुए हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए हुए थे। हमने क्या किया, पहले बैड डेटर्स चेक किए कि प्रोविजन से पहले कितने थे, वो थे 380। 361 में उसकी प्रोविजन ऐड कर दी, ठीक होगी बात? ऐड करने के, सॉरी, ऐड करने के बाद बैड डेट्स जो थे एंड एडजस्टमेंट में बताए हुए हैं वो माइनस कर दिए, ठीक है? और 360 का 5% लिया तो वो 18 आया। अब जरा चेक करें कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 का। 4। लो जनाब, डेटर में इनकम लिखनी चाहिए थी 4 मिलियन से, उसने लिखी हुई है 3 मिलियन से। तो इसका मतलब है 1 मिलियन से इनकम कम लिखी हुई है और 20 मिलियन के बैड डेट्स नहीं लिखे। 1 मिलियन से, क्योंकि उसने 3 मिलियन इनकम निकाली थी वो 20 मिलियन को माइनस करने से पहले, लेकिन एक्चुअल में कितनी आ रही है, 4 मिलियन की, ठीक है जनाब? तो एक तो 1 मिलियन इसका डिवर्स करेंगे, दूसरा हमारे जो डेटर्स हैं जो आपको 361 नजर आ रहे थे, अब 360 माइनस 18 क्लोजिंग डेटर हैं, क्योंकि 360 वैसे बचे थे, 18 उनकी 5% प्रोविजन आई, तो ये डेटर क्लोजिंग कितने आ गए, 342। 342। लो जनाब, डेटर भी ठीक हो गए, ओपनिंग वही रहेंगे, नेट डेटर भी 418 ही रहेंगे, लेकिन क्लोजिंग डेटर हमारे 342 हो जाएंगे, क्योंकि क्लोजिंग डेटर को सही करने के बाद उसकी प्रोविजन हमने माइनस की है। लो जनाब, हम कहीं प्रॉफिट ठीक कर रहे थे, यहां पर आ जाएं। एक तो हमने प्रोविजन की जो इनकम है 3 मिलियन उसने रिकॉर्ड की थी, तो 1 मिलियन बढ़ा दी, और बैड डेट्स उसने लिखे ही नहीं थे 20 मिलियन के, ये हमारा प्रॉफिट ठीक हो गया। ये है हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट, और जो डेटर हैं 249। उनको भी हमने किया। तो करें जरा इसको प्लस माइनस, कितना सही प्रॉफिट आ रहा है? 249। 249। यस सर। दोबारा चेक करें।
249 सर। 249। चलें जनाब। है सर। चलें जनाब, और देखें कोई एरर है तो बताएं। और कोई एरर आपके सामने है तो बताएं, वरना इसको सवाल को शुरू करते हैं। जी जनाब, आपकी नजर में कोई एरर नहीं है? नो सर। चले जनाब, फिर आगे चलते हैं। सर सर ये बैड डेब्ट्स वाला 3 मिलियन वाला दोबारा बता दें पॉइंट। पहले मैं बता देता हूं। ये आपने जब डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी थी, तो डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे तो ऐड करेंगे, चार्ज करें तो माइनस करेंगे। तो जो डेप्रिसिएशन जब अगर रिवर्स करने का क्या मतलब है, प्रॉफिट में रिवर्स करने से ऐड करेंगे, और अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो माइनस करेंगे। आज जरा प्रोविजन वाले एक बात याद रखें, जब प्रोविजन का बैलेंस बनाते हैं ना, हमने ओपनिंग फाइंड की प्रोविजन माइनस, यानी उसका 5% लेके ओपनिंग डेटर्स का, और क्लोजिंग फाइंड की क्लोजिंग बैलेंस का लेकर। लेकिन हमने डायरेक्ट 5% ही लिया, क्योंकि वो बैलेंस डायरेक्ट 100% नहीं था, बल्कि नेट था। जब भी कोई बैलेंस आफ्टर परसेंटेज हो ना, तो उसको परसेंटेज का इफेक्ट लेकर डिवाइड करते हैं। नेट 5% था, तो जो 418 अमाउंट डेटर की गिवन है ना ओपनिंग, वो 95% है, और हम उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 22, और इसी तरह क्लोजिंग के साथ किया तो 19। तो ये उसने बैलेंस हमें बता दिया कि उसने इनकम लिखी हुई है 3 मिलियन से, लेकिन सीएफओ कह रहा है कि जनाब मैंने 3 मिलियन की इनकम के साथ साथ वो 20 मिलियन का एक बैड डेट्स भी हुआ है। तो अगर बैड डेट्स हुआ है तो बैड डेट्स तो डेटर से माइनस करते हैं, और वो माइनस करने के बाद प्रोविजन लेते हैं। तो हमने देखा कि ये 361 हमारा क्लोजिंग बैलेंस था, हमने उसके अंदर प्रोविजन वापस ऐड कर दी, तो ये हमारे पास ग्रॉस डेटर आ गया प्रोविजन से पहले। उसमें से 20 मिलियन के बैड डेट्स माइनस कर दिए, जो उसने सीएफओ ने कहा है। बाकी बच गया 360 मिलियन के बैड डेटर्स, इसका 5% हमने ले लिया, कौन कहाँ से तो है? वो आया 18। सॉरी 361। ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्लोजिंग बैलेंस ऊपर वाले पोर्शन के अंदर। ठीक है जनाब। तो अगर वो 20 मिलियन का इफेक्ट लेकर करते तो प्रोविजन का डिफरेंस 4 मिलियन इनकम वाली साइड पे आता है, और उसने लिखा हुआ था 3 मिलियन का इफेक्ट। तो 1 मिलियन की प्रोविजन उसने कम इनकम में लिखी थी, हमने बढ़ा दी, और 20 के बैड डेट्स उसने नहीं लिखे थे, वो भी हमने लिख दिए। तो इसको नेट किया तो ये हमारे पास आ रहा है 253 मिलियन सही प्रॉफिट जो है। ओके होगी बात जनाब? चले जी, तो ये हमारा प्रॉफिट अब ठीक हो गया, और आगे सवाल में सिर्फ एक मसला है डेप्रिसिएशन लेने का, वो ले लेते हैं अभी। और दूसरा मसला इसमें है कि जनाब जो प्रोविजन के लिए आपने वो नेट डेट का डिफरेंस लेना है ना, वो 342 से लेना है, क्योंकि 20 मिलियन ये माइनस करने के बाद आया है, ना कि वो 361 मिलियन लेना है। दूसरा, उसने डेप्रिसिएशन का आंसर नहीं बताया, लेकिन ये उसकी मेहरबानी है कि उसने ये बता दिया है कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है।
तो आ जाओ मेरे भाई, सबसे पहले लैंड हमारे पास है 250 मिलियन से, और इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, नीचे बताया हुआ है 2%। क्योंकि डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर अप्लाई होनी है, चाहे जिस साल की मर्जी ले लें। उसके बाद बिल्डिंग का जिक्र है जनाब, बिल्डिंग है 1000 की, रेट है 5%। उसके बाद मशीन का जिक्र है जनाब, मशीन है 1750, जिसमें उसने 20 मिलियन कम और 40 मिलियन को माइनस नहीं किया हुआ। वो जो हमने एंट्री अभी पास की है, नई मशीन उसने क्या किया कि लिखनी थी 50 मिलियन से, उसने लिख दी 30 मिलियन से, वो कम ऐड कर दी, और 40 मिलियन की जो पुरानी मशीन बेची है उसके बदले दी है, वो भी उसने रिकॉर्ड नहीं की। तो हम उसको माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो ही लेंगे 1730 मल्टीप्लाइड बाय 10%। लो जनाब आंसर बताते जाओ। 250 का 2% कितना आ गया तहजीब? 5 और 1000 का 5% कितना आ गया? 50 सर। और इसका 10% है कि 173। ये हमारे पास आ गई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 228। 228 स्ट्रेट लाइन मेथड है, और स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको पता है हमेशा किस पे चार्ज होती है स्ट्रेट लाइन? कॉस्ट पे। और कॉस्ट का हमने जो गलत था एसेट उसको सही करके कॉस्ट की डिडक्शन ले ली, बाकियों को एज इट इज ले लिया। उसके बाद अब सवाल का हल करना शुरू कर देते हैं। उसने लोन का जिक्र किया है और उसके अलावा उसने कोई खास जिक्र नहीं किया। डिस्पोजल का तो उसने बिल्कुल ही जिक्र नहीं किया, कि अगर डिस्पोजल का जिक्र होता तो हम फाइंड कर लेते। इसमें उसने डिस्पोजल का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि उसने ओपनिंग प्लांट मशीनरी बताई ही नहीं। इसका मतलब है वो उसकी खरीदो फरोख्त हुई ही नहीं होगी। तो सवाल हमारा शुरू हो गया, बिस्मिल्लाह करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 253, एडजस्टमेंट में आ जाओ। सर 249 जो चीजें दोबारा चेक करें तहजीब भाई, वो ना जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज थी ना वो माइनस करनी थी, डेप्रिसिएशन रिवर्स प्लस करनी थी। पता चल गया? यस सर, क्लियर। चले, एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 228 है। उसके बाद लॉस ऑन डिस्पोजल 5 मिलियन है। जो एक एसेट हमने बेचा है। और उसके बाद हमारे पास आ गए मेरे भाई इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? उसने कहा जी साल के शुरू में ही लोन लिया 9% के हिसाब से, तो 200 को 9% ले लो, क्योंकि उससे पहले तो था ही नहीं ना, तो हमने तो इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइंड करना है। तो 200 का 9% कितना आ गया? 18। तो जनाब लिख लो फिर प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ गया?
सर ये 200 कैसे है 504 जिसका हमने 9% लिया है? ये आपके अगर सामने है ना असाइनमेंट, तो उसने कहा था 200 का लॉन लिखा हुआ है और नीचे उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया हुआ है कि ये जनवरी में लिया था साल के शुरू में। अब देखें ना वो ऊपर लिखा हुआ है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नीचे लॉन 200 का, और नीचे उसने जी बताया सर। है थर्ड एडजस्टमेंट में कि ये जनवरी में लिया था 9% के सर। हिसाब से। तो इसका मतलब है साल के शुरू में लिया जी था, तो सर। इस साल के पूरे का इंटरेस्ट हमने फाइंड कर लिया। तो कितना बन गया? 504 सर। 504। फिर आ जाओ जनाब चेंजेस इन स्टॉक। स्टॉक के अंदर इंक्रीज आ रहा है, 703 है और ऊपर मेरे भाई 910 है। कितने का चेंज आया? 207। 207। फिर अकाउंट रिसीवेबल में गौर फरमाएं, जो ओपनिंग है ना वो 418 ही है, लेकिन जो क्लोजिंग है ना वो 361 नहीं है अब, बल्कि जो हमने फाइंड किया था 342 है। इसका 76। डिफरेंस लेंगे हम, और 76 से डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन डेटर, नेट डेटर्स 76 आउटफ्लो आ जाएगा। और पेबल का डिफरेंस भी बता दें, इंक्रीज हो रहा है वो भी। जी जनाब, कितना डिफरेंस आ रहा है? 78। 78। लो जनाब, हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस कंप्लीट। प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, करें जरा प्लस 451। माइनस। 451 गुड हो गया। 51 अब आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट पेड, वर्किंग नंबर जो भी करेंगे, और टैक्स पेड। टैक्स का तो मेरे ख्याल में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं गिवन, या गिवन है? बिल्कुल है। टैक्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग है और इंटरेस्ट का भी है, तो दोनों के लेजर बना लो। इंटरेस्ट पेएबल का लेजर बनाओ पहले। ड्रॉ डाउन नीचे वाले इंफॉर्मेशन में गिवन है 80 और 85। 80 और 85। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का गिवन है 13 फर्स्ट एडजस्टमेंट में। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा कैश पेड के नाम से 8। ये 93 आ गया टोटल। कितना आ गया? 8। यस सर। इंटरेस्ट पेएबल का भी लेजर बना लें। ओपनिंग है ही नहीं क्योंकि इस साल के शुरू में लोन लिया है। क्लोजिंग हमारे पास है मेरे भाई 13, और हमने खुद फाइंड किया था एक्सपेंस फॉर द ईयर 18। क्लोज करेंगे कैश के नाम से आ जाएगा 5। तो जनाब 5 इंटरेस्ट पे किया और 8 टैक्स पे किया। हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी हो गई, और इस 20 नंबर के पेपर में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंपॉर्टेंट थी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ब्रोड डाउन ये इंटरेस्ट पेबल का दोबारा बता दें। इंटरेस्ट पेबल का ब्रॉड ऑन सवाल के अंदर गिवन नहीं है ना, और कैरी डाउन सवाल के अंदर गिवन है,
और फॉर द ईयर हमने 200 का 9% लिया था 180, सॉरी 18। ओके सर। तो ब्रॉड और फार्मी कैरिडोर सवाल के अंदर गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमने फाइंड कर लिया, तो बैलेंस क्लोज किया तो हमारे पास 5 आ गया। ठीक है जनाब, तो नेट फ्लो बताओ जरा कितना आ रहा है? 438। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आ जाए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर उसने, अगर आप गौर फरमाओ, किसी भी एसेट का कैरी डाउन तो सबका गिवन है, ब्रॉड डाउन किसी का भी नहीं गिवन। बात समझ लगी ना? तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि अगर एक इंफॉर्मेशन बताई हुई है एक्सचेंज की रेक्टिफिकेशन के अंदर कि एक एसेट 50 मिलियन वाला 50 मिलियन वाला लिया, 40 मिलियन वाला एसेट दिया, और मैंने आपको बताया था जब भी एक्सचेंज का केस आए आपने सिर्फ उसमें देखें कि कैश का कितना फ्लो है। तो आपको याद होगा सीएफओ वाली इंफॉर्मेशन में जाकर देखें तो एक्सचेंज के केस में वो कहता है मैंने 30 मिलियन का कैश पे किया, 30 मिलियन का कैश पे किया बस। तो यही एक इंफॉर्मेशन है, तो हम लिख सकते हैं कैश पेड इन एक्सचेंज 30 मिलियन, और यही हमारा आउटफ्लो है बस, और कुछ है ही नहीं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन सिवाय इसके कि 1 जनवरी को 200 का लोन लिया है। अगर आप पूरे सवाल को गौर से पढ़ें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी कुछ नहीं बताया हुआ सिवाय कि एक इंफॉर्मेशन है एडजस्टमेंट नंबर 3 में कि लोन लिया था साल के शुरू में, तो इसका मतलब है इस साल 200 का लोन लिया, तो इंक्रीज इन लोन। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो ये हमारा इनफ्लो हो गया। तो नेट हमारे पास आ गया, नेट इंक्रीज या डिक्रीज बता दें इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ए 605 प्लस सर। कितना? अरे ये 608। जो कैपिटल लिखा हुआ ये कैपिटल मेरे भाई क्लोजिंग है, ओपनिंग तो है ही नहीं। यस सर। अगर इंफॉर्मेशन में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों या तो ये होता ना साल का स्टार्ट होता, ऐसा भी नहीं है। अगर साल का स्टार्ट होता ना तो ये सारे के सारे बैलेंसेस जो हम टेक ओवर कर लेते एज एन इंक्रीज, लेकिन बैलेंस साल का शुरू नहीं है, ये तो मिड ऑफ द ईयर है, कोई दरमियान वाला कोई साल है। ठीक जी है, सर। इसका मतलब है इसमें चेंज आया ही नहीं, अगर आया होता तो वो खुद बता देता। तो ओपनिंग ऐड कर दे जनाब इसके अंदर। ओपनिंग कैश जनाब आपके पास गिवन है 243, और ये हमारे पास आ गया जनाब 851, और यही आपका क्लोजिंग है। तो ये इस तरह आपका बैलेंस हो गया। तो ये क्वेश्चन, वैसे अगर आपने इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ी होती तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपके लिए आसान होता, लेकिन कोई मसला नहीं, इस हमारे सिलेबस में है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो जनाब ये आप लोग कंप्लीट करेंगे, बार बार सवाल करेंगे, और कल आपने ये क्वेश्चन करके आइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, ताकि डिस्कशन में मज़ा आए। क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि ये साल के शुरू के बैलेंसेस गिवन है, मतलब कि ये इसमें ओपनिंग बैलेंस सारे जीरो हैं। अगर पहला लिखे ना गैलेक्सी ब्रदर कमेंस देयर बिजनेस, ठीक है, तो ये एक अच्छा और डिफरेंट सवाल है। बाकी इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। कल हमारी क्लास इंशाल्लाह 8:30 बजे होगी, वही पूरे प्रॉपर टाइम पे, क्योंकि बाकी लोगों की क्लासेस होती हैं।
ठीक है, जो क्लास नहीं ले सकेगा मैं उसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, ओके जी, सर अल्लाह जी। सर इसमें कैपिटल तो कैरी डाउन दिया तो ये इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब साल के शुरू में नहीं था, इस साल 1000 एंड पे 1000 आ नहीं, गया। बात सुनो, साल के शुरू में अगर सवाल शुरू होता ना, इसी साल का सवाल होता कि पिछले साल बिजनेस था ही नहीं, तो तब ये इंक्रीज होता। लेकिन ये तो साल का शुरू नहीं, यानी ये पहला साल नहीं है, और अदर बैलेंसेस गिवन है पिछले साल के, तो जो बैलेंस नहीं गिवन इसका मतलब उनमें कोई चेंज नहीं आया होगा, इसलिए उसने नहीं बताया। ठीक है, यस सर। ओके, अल्लाह हाफिज।